हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आइए आज मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ गाइस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं रेलवे के, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को लाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस इसके आज एक एक कंसेप्ट सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, कैसे सवाल आते हैं वो भी देखेंगे। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको देखकर आंसर दे देना होता है, लेकिन कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट ना क्लियर होने की वजह से हम इस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। गाइस आइए आज मैं सारे वो ट्रिक सीखेंगे और सिंपल कंसेप्ट भी सीखेंगे, और जैसे जैसे इसके वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं वो भी सभी सीखेंगे। तो गाइस आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे सीखना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 एक्सेस होते हैं गाइस, एक्स एंड वाई। ये पॉजिटिव होता है और ये एक्स का नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और वाई का नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए आपको किसी एक प्लेन में 2 रेखाएं पर एक दूसरे को एक 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए होनी चाहिए। साथ ही ये जब 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं गाइस 90 डिग्री पर, इसलिए इसे हम एक और भी नाम से जानते हैं गाइस, याद रखें। इसका नाम क्या है? इसे कह देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है गाइस, क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चूँकि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं। तो 2 एक्सेस होंगे, एक्स एंड वाई, और दोनों ही एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमेशा 4 क्वाड्रेंट में फिर डिवाइड हो जाता है। ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, और ये आपका फोर्थ कहलाता है। गाइस बड़े ही तरीके से समझेंगे इसको। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं गाइस? ओरिजिन, या इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब इसके एक्स का भी और वाई का भी पॉइंट जो होगा यहाँ, वो 0 एंड 0 होगा। ये एक्स अक्ष कहलाएगा गाइस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये वाई अक्ष का पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो ये एक्स का नेगेटिव वाला होगा और ये वाई का क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। इसलिए इस क्वाड्रेंट का जो हमारा निर्देशांक होगा वो क्या होगा? माइनस और प्लस का होगा। गाइस जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो चूंकि एक्स का भी नेगेटिव है, वाई का भी नेगेटिव, इसलिए इसमें दोनों ही हमारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। साथ ही मैं यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एक्स का ये पॉजिटिव वाला है और वाई का क्या है? निगेटिव, तभी तो इस सेक्शन में आए हुए हैं। तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। गाइस यहाँ से कभी कभी हमें इवन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ऐसे दे देता है कि बताइए -5 + 4 ये किस क्वाड्रेंट या किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। गाइस देख लें, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो किस चतुर्थांश में? सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा गाइस? द्वितीय या सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह की ये आपका ही क्वेश्चन बना के दे देता है, तो ये सब बात को आप याद रखेंगे। एक चीज़ इसमें और समझने वाली बात है कि जब कभी भी पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब कभी भी x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमेशा और हमेशा आप याद रखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा गाइस? फर्स्ट। जब x का भी पॉइंट 0 से बड़ा हो, y का भी पॉइंट 0 से बड़ा हो, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव का मतलब 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 ही एक ऐसी संख्या है या एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसलिए ये हमेशा ना तो पॉजिटिव में गिना जाएगा ना ही नेगेटिव में,
और x और y दोनों चूँकि बड़े हैं, और बड़े हैं मतलब 0 से बड़े हैं तो 1 नहीं चलेगा, और 1 चलेगा। मैं कहता हूँ 0.1 भी होगा तो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो वह x के एक्सेस में आएगा, इसी तरह ये y के एक्सेस में आएगा। इसलिए जब भी ऐसा कंडीशन आपके यहाँ दो निर्देशांक, एक x का और एक y का, तो हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड सेकेंड पॉइंट की बात करूँगा कि x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तब ये किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा? तो ये किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा? क्योंकि x 0 है, वो सॉरी x लेस देन 0 है, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी? छोटी होगी। तो x 0 इधर का ही होगा क्योंकि ये माइनस वाला है, और y इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब ये y फिर से, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा गाइस? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। साथ ही आपका मैं यदि ये कहूँ कि x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, तब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यदि मैं ये कहूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 0 बट y इज़ लेस देन 0, तब किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी जब भी आप ये निर्देशांक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये पॉइंट यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन फाइंड आउट करने में या लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने सबसे बेसिक कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि आपको ये निर्देशांक यानी इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। और जब भी आपको निर्देशांक देगा गाइस, तो एक पॉइंट और मैं कर दूं, कुछ स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कैसे पहचानूं कि ये x का है कि y का। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान के चलिए 4 and -3 दे रखा है, या कि -4 and 5 दे रखा है, तो आप कैसे जानेंगे कौन x है कौन y? याद रखें कि फर्स्ट जो होगा वो हमेशा x होगा और सेकंड जो होगा आपका हमेशा y होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट जो होगा x का होगा और सेकंड जो होगा आपका y का होगा। तो इस बात को मैं छोटा सा ये भी कंसेप्ट था तो इसको अभी आपका क्लियर कर दिया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वाड्रेंट में कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में सॉरी, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 5 and -4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? 5 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बस गाइज आपको मैंने बताया कि इसको आपको पहचानना, ये x है और ये क्या है? y है। यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, और x 0 y 0 किस पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होता है गाइज? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नया कंसेप्ट है आपका, ये तो इससे मैंने बता दिया। अब इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूले आते हैं। तो गाइज ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने कहा कि आपको डिस्टेंस से रिलेटेड इसी से क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो जैसा मैंने एक दो एक्सेस ले रखा है x एंड y गाइज, इस बार मैंने पॉजिटिव ले रखा है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, 0 0 होता है यहाँ पास, और ही ओरिजिन मूल बिंदु ये ले लीजिए। तो जैसे मैंने x के दो पॉइंट ले लिए, x1 y1, x1 एंड x2, यानी दो बिंदु हैं। और क्वेश्चन आएगा कैसे वो बाद में आपको दिखाता हूँ मैं कि x एक्सेस में दो पॉइंट है, एक x1 है और दूसरा x2 है, और y एक्सेस में भी दो पॉइंट हैं, y1 एंड
बाई टू। अब कहता है कि ये दोनों पॉइंट यानी a इक्वल्स टू x1 बाई वन एंड b इक्वल्स b इंटू x2 बाई टू गिवन हो, तो कहता है डिस्टेंस बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। यानी ये जो हमारे पॉइंट है a एंड b, इस प्रकार से दो आपको दे रखा होगा x1 बाई वन x2 बाई टू और बोलेगा दोनों के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस। तो गाइज इन पॉइंटों को कैसे x और x1 यहीं जाएंगे, बाई टू यहीं जाएंगे। तो यदि मैं x1 यहाँ रखूँ तो ये यहाँ जाएगा और ये बाई वन यहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। x2 बाई टू क्या है, x2 यहाँ होगा बाई टू यहाँ, तो ये एक दूसरे के यहाँ मिलेंगे। तो यानी ये a हो गया आपका और ये क्या हो गया गाइस, b हो गया। अब वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जानना चाहता है। तो यदि इसको मैं आगे इंक्रीज करूँ, इससे मिलाऊँ और इससे मिलाऊँ, तो ये आपका एक क्या बन गया गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये यदि ये हमें पता हो जाए, ये पता हो जाए, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ ये कंप्लीट x2 है और ये कितना है, x1 है। तो ये कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि x2 माइनस x1 होगा। आई होप कि बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। साथ ही मैं कहूँ कि ये कंप्लीट कितना है, बाई टू है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बाई टू है। ये कितना है, बाई वन है। ये कितना है, बाई वन। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इसे मिल जाए। तो मैं ये कहूँगा कि ये बाई टू माइनस क्या है, बाई वन है। आई होप कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि यदि इसकी डिस्टेंस चाहिए, यानी a1 a से b तक की दूरी, यही तो बोल रहा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु एक ये हो गया और एक बिंदु ये हमारा b हो गया। यानी a1 का पॉइंट क्या दे रखा था, x1 बाई वन, और b2 का क्या दे रखा था, x2 बाई टू। गाइज यही दे रखा था हमें पॉइंट कि a जो था हमारा क्या था, x1 और बाई वन था, तो a हो गया। एक पॉइंट हमारा क्या था, b था, x2 एंड बाई टू, ये हो गया। अब बोल रहे थे इन्हीं बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन्हीं बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सारा हमें प्रक्रिया करनी पड़ी। आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ए बी आप देखें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पर बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ए बी हमें पूछ रहा है, मतलब पाइथागोरस का थ्योरम हो सकती है। यस, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। आगे हमें ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जब भी गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी दो पॉइंट दे रखा हो, किसी भी कोऑर्डिनेट से संबंधित प्रश्न दे रखा हो, दो पॉइंट हो ए और बी, ए पॉइंट का कुछ भी मेंशन दे रखा हो, बी का कुछ भी दे रखा हो, अब बोल रहा हूँ दोनों बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो गाइज आप क्या करेंगे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन को होल स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड हो जाएगी। आइए इसी का एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ इसको आपको, मैं अब ऐसे सवाल नहीं आता गाइज, ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया। सवाल कैसे आते हैं, इस प्रकार से सवाल दे देता है, ये लाइन में ना बनाता तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। यानी ये ए पॉइंट है किसी प्लेन में और ये आपका बी पॉइंट है उसी प्लेन में, और ये ए और बी के बीच की दूरी है, और ए का पॉइंट दे रखा है x1 बाई वन और पॉइंट बी का दे रखा था x2 बाई टू, और डायरेक्ट आपसे पूछता कि बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। किसी प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही फार्मूला आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने इसीलिए पूरा बेसिक से समझा दिया कि ये कैसे निकलेगा। तो x1 को यहाँ से मीट करा दिए, यहाँ से करा दिए, इसको यहाँ से करा दिए, यहाँ से करा दिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो फार्मूला जनरेट होता है गाइज, इस वजह से ऐसे बन जाता है। आई होप कि अब बिल्कुल से आपका क्लियर हो गया हो। आइए एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं कि ये प्रश्न कैसे आते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, और सिंपल सा ही क्वेश्चन रहेगा।
दे रखा है कि बिंदु 7 और 3 बिंदु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जगह एग्जांपल लिख देते हैं कि ए 7 और 3 और मैं अपने से भी ले सकता था और आप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको दे रहा हूँ ऑप्शन के सहित, इससे आपको प्रूफ होगा कि नहीं ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। ए 7 × 3 और बी पॉइंट है 4 - 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है 4 इकाई, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 5 इकाई, सी है आपके पास 7 इकाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका 6 इकाई। ये आपके पास क्वेश्चन है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एज क्या दे रखा, ए क्या दे रखा 7 × 3। आइए मैं इसी के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये मैंने क्या कहा, x है, ये क्या है, y है, तो x 7 है। गैस यहाँ आप जाइए 7 कहाँ है, x 7 है तो x 7 जाएंगे तो मान के चलिए आपका 7 हो गया। आई होप की बात क्लियर है। और क्या दे रखा 3, y 3 दे रखा, तो ये आप मान के चलिए 3 है। आई होप ये एकदम से आपकी बात की क्लियर हो गई होगी। फिर क्या दे रखा है, B4 दे रखा, B4 मतलब 7 से तो कम ही होगा, यानी ये होगा और -1, तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये आपका किसका हो जाएगा पॉइंट -1, तो बाई 2 का जो हो जाएगा आपका -1। तो अब आपको ये x1/1 है, ये आपका x2/2। ये गाइस एक चीज़ याद रखें, जो मैक्सिमम होगा वो हमारा x2 हो जाएगा, ये x1 क्योंकि यहाँ पॉइंट तो मेंशन नहीं होता है कि x1/1 कौन है, तो आप यहाँ से अपने से x1/1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको √AB यही फार्मूला लगा के आपको पॉइंट हल करना है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इससे x2 - x1 होता है, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1, इसको आप कर देना था। बाई 2 क्या है बाई 2 आप जो भी लेना चाहें, 3 माइनस बाई 1 क्या हो जाएगा आपका -1, तो -1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ नंबर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -+4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, √25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो योर आंसर 5 इकाई। आई होप कि ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज जब भी ऐसे सवाल आए, माइनस का दे प्लस का दे, डजंट मैटर, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने फार्मूले को कंसेप्ट में अपने फार्मूले को याद रखना है और कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्लियर, माइनस आ गया तो ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर नहीं गया नीचे आ गया तो अब कैसे हम दूरी निकालेंगे, अरे भाई यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है आपको। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसी दूरी से संबंधित यदि क्वेश्चन दे दे, इसी में एक पॉइंट और बनता है, ये डिस्टेंस का सेकंड पॉइंट है। ये फर्स्ट आपको समझा दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सेकंड इसी में एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझेंगे कि ये x एंड y है और ये ओरिजिन है मूल बिंदु 0 0 और कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट A है x1 y1। अब कहता है कि x यहीं कहीं होगा, y यहीं कहीं होगा, तो कहता है कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए इस पॉइंट की, मूल बिंदु से दूरी, यानी वो यहाँ से यहाँ की दूरी जानना चाहता है गाइस। अब वो अलग से किसी एक प्लेन में एक ही पॉइंट है x1 एंड y1, अब वो इस मूल बिंदु से इसकी दूरी जानना चाहता है, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहता है, तो चलिए भैया मिला दीजिए आप ऐसे इसको। जब इसको मिला देंगे तो ये x का पॉइंट होगा, ये किसका होगा, y का पॉइंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x होगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बस इसकी दूरी कैसे मिलेगी, तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
यानी मैं ये कहूँगा कि इसकी दूरी यानी ए ओ ऐसे कर दे, मूल बिंदु को ओ से प्रेजेंट कर देते हैं गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये ओ है और ये 0 0 है, क्लियर। तो हमें ए ओ ए या ए ओ की दूरी चाहिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप की बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि ए जो रहा है ए इक्वल्स टू 3 और 4 है, ए किसी प्लेन पर किसी समतल पर बिंदु ए 3 और 4 है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। आई होप कि बात क्लियर होगी। तो बस क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने जैसा बताया कि मूल बिंदु में क्या होता है, ए 0 होता है, मतलब ओ क्या होता है 0 0 होता है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ए ओ इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये मूल बिंदु से यहाँ की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 5 इकाई होगी। पॉइंट करके एक चीज़ और याद रख लेंगे कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इस बात को नोट करके रखेंगे इस, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि माइनस में आ जाता है और ऑप्शन में हमारे माइनस दिया नहीं होता है, और सॉरी माइनस ऑप्शन में भी दे देता है। तो स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी के चक्कर में वो माइनस देखा और उसका आंसर भी माइनस में आ रहा है तो टिक करके आ जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, यानी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए याद रखेंगे जब भी माइनस में आए तो आप उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे गाइस। इसीलिए हमेशा इसको मॉड पे लिखा जाता है, और मॉड में लिखने का मतलब होता है कि इसके बाहर जब भी कोई नंबर्स आएगा वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आई होप कि बात ये एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये सेकंड पॉइंट था। इसमें 2 ही तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो एक पॉइंट दिया होगा मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, दूसरा होगा किसी एक प्लेन में 2 पॉइंट दिए होंगे और उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेगा। अब आइए हम नेक्स्ट इसी का एक कंसेप्ट सीखते हैं कि कोई एक लाइन है और एक लाइन को कोई पॉइंट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी विभाजित करता है। तब किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। कहता है कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये कंसेप्ट है गाइस कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कोई एक लाइन होगी, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन है, लाइन की जगह आप इसको लाइन सेगमेंट मान लें, यानी रेखाखंड है, रेखाखंड ही तो लिखा है, यानी ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट है। ये कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी। इस लाइन को कोई एक पॉइंट मान के चलते हैं, ये कहीं पर हो सकता है, मैं नहीं समझता कि ये मिड में है, यानी मध्य बिंदु ये नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं बीचों बीच लिख दिया हूँ, बाकी याद रखेंगे मध्य बिंदु पे ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ए पॉइंट बी पॉइंट है और इनको मिलाने वाली एक रेखा को एक बिंदु पी जो है x/y1 x और y क्रमशः m1 एंड m2 रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये बताना है कि बताइए x और y के क्या वैल्यू हैं, क्या मान होंगे, यानी यहाँ से यहाँ के और यहाँ से यहाँ के क्या वैल्यू होंगे। तो ए कोई पॉइंट है x1/1, बी जो है तो x2/2। तो कह रहा है कि ये जो है तो विभाजित करता है, तो बताइए इनका रेशियो x/y का क्या होगा। गाइस याद रखें कि इस रेखाखंड को जब भी कोई एक पॉइंट विभाजित करता है वो 2 तरीके से विभाजित करता है, एक अंतः विभाजित करता है और दूसरा बाह्य विभाजित करता है। अंतः विभाजन में क्या होता है कि 2 पॉइंटों के बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट जो है तो विभाजित कर दे। जैसे मैं कहूँ कि एक ये पेन है, मार्कर है, इसको मैं कहीं से ऐसे कट कर दूँ, तो मुझे ये बताना है कि ये इधर की लेंथ का रेशियो और इधर की लेंथ का, इनका आपस में रेशियो क्या है, और जिस पॉइंट में काटा गया वो पॉइंट क्या था।
तो इसी प्रकार मैंने बना दिया कि वो पॉइंट P है जो x और y है, तो x y जो है तो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड किया, तो बताइए x और y यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का क्या रेशियो बना, यानी x और y यानी P का पॉइंट क्या है। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। तो इस प्रकार यानी दो पॉइंटों के बीच में जब डिवाइड करता है उसे अंतः विभाजन कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है गाइस, ये कोई पॉइंट हो गया ए और बी, ये ए और बी, और ये कोई तीसरा पॉइंट पी है जो ये लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर इस जगह वो क्या करता है, विभाजित करता है। यानी ये एक्स वाई है और ये आपके x1/1 है और ये आपका क्या है x2/2 है, और ये जो है तो वही m1/m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये एक इन दोनों पॉइंटों को बाह्य विभाजित कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों को अंतः विभाजित करता है। तो सेक्शन डिवीज़न डिस्टेंस क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ध्यान रखें कि जब भी किसी रेखाखंड को कोई पॉइंट विभाजित करता है तो दो तरीके से, एक अंतः और एक बाह्य। तो इन दोनों के पॉइंटों को निकालने के लिए क्वेश्चन आता है कि बताइए px क्या है, यानी p का जो x और y पॉइंट है जो इस रेशियो में डिवाइड करता है तो वो इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह इसका पूछ लेता है कि y विभाजित करता है तो p की वैल्यू क्या है, यानी x और y के मान कितने हैं, p के x और y के मान कितने हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए तो मैं अब आप इसमें एक समझाने का प्रयास करता हूँ कि उसका फार्मूला क्या बनता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं और आपसे क्या पूछ लें कि बताइए px1 क्या होंगे, तो x इजिकल टू याद रखेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा कि जो m1 होगा पहले m1 का इससे इंटू कराएंगे, क्लियर, और m2 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m प्लस m2, m1 प्लस m2। ये करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब अंतः विभाजित करेगा तो बोलेगा कि पॉइंट P के x और y के मान क्या होंगे, तो बस आपको इस फार्मूले का यूज़ कर लेना है। बेसिक है गाइस, याद रखें। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x की वैल्यू और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू, और ये x और y के वैल्यू पता चल जाएंगे कि x जो है तो m1 के कितना है, m2 का y की वैल्यू कितनी है, और यहाँ m1 और m2 का दे रखेगा। याद रखें, एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये और ये दोनों कैसे निकालेंगे। गाइस ध्यान रखें, ये पॉइंट निकालने के लिए देगा और ये भी आपको गिवन होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी गिवन होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा कि a और 2 कोई बिंदु हैं जिनको 1:2 या 2:3 के अनुपात में कोई पॉइंट P यानी x y 1:2 या 3:2 अनुपात में विभाजित करता है, तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सो गाइज मैंने एग्जांपल ले रखा है, लिखा है कि बिंदुओं 3, -7 और 4, 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु के निर्देशांक हैं। अब यहाँ मैं एक पॉइंट और लिख सकता था गाइज कि बिंदुओं A के निर्देशांक कितना और B के निर्देशांक कितना को मिलाने वाली रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु P x y के निर्देशांक क्या है या निर्देशांक है। बस यही हो गया गैस कि A का ये निर्देशांक हो गया, B का ये निर्देशांक हो गया, P का निर्देशांक हमें फाइंड आउट करना। जैसा कि मैंने कहा कि ये m1 m2 होगा, वो हमें दे रखेगा कि इस अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बताइए P के x y के निर्देशांक क्या होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना था, इसी में वैल्यू पुट कर देना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो x निकालना हो तो गैस क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया x1/1 और ये आपका क्या हो जाएगा x2/2, और ये क्या हो गया m1 और ये क्या हो जाएगा आपका m2।
बस गाइस आपको वैल्यू पुट कर देना है। m1 की वैल्यू कितनी है आपकी, m1 की वैल्यू 2 है, और आपकी m1 x2 क्या होता है गाइस, m1 x2, तो x2 कितना है 4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है m2 x1, m2 कितना है आपका 3 है, और आपका कितना है m2 x1, x1 कितना है 3 है, बस डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 5 हो जाएगा। और बाई इसी तरह आप निकाल लेंगे तो बाई का क्या होगा m1 का मान 2 है, और बाई आपका कितना है -7 है, प्लस और आपका क्या दे रखा है m2 है, m2 कितना है 3 है, और आपका क्या दे रखा है बाई वन कितना है आपका बाई वन तो -7, मैंने क्या गलत लिख दिया, यहाँ बाई 2 लिखना था, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ -7 और डिवाइड बाई 5। बस आपको आसान हो गया गाइस। आइए इसको मैं थोड़ा सा रेस करके सॉल्व भी कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9, 9 8 17/5, 17/5, बाई कोस्ट कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 21 में 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा इस -11/5। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो P का जो निर्देशांक x और y है वो कितना है 17/5 और -11/5, चूँकि दोनों में सेम है तो 17 -11 हो जाएगा, 17 और -11 ये P के निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही होते ना ये 5 5, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाइस इस प्रकार दिया है तो इस प्रकार लिख देंगे, या तो 17 और -11 दिया है तो -17 और -11 कर देंगे। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए अब बाह्य विभाजन आपको दिखाते हैं कि बाह्य विभाजन हो तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं और क्या इसका फार्मूला है। तो गाइस कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है इसका भी, बस जहाँ जहाँ प्लस कर रहे हैं आप वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, और कुछ नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन करना। यानी जब बाह्य विभाजित करेगा हमारा, तो बाह्य विभाजन में क्या करना है कि जैसे ये आपकी कोई दो पॉइंट हो गए ए और बी, ये x1/1 हो गया और ये आपका x2/2 हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा खंड ए बी हो गई, और रेखा खंड ए बी को बाह्य विभाजित कोई पॉइंट P है जो x और y के अनुपात में, x और y के निर्देशांक इसको यहाँ पास कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो बताइए P का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए x निकालेंगे और y कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू कहेंगे m1 x2 माइनस m1 बाई m2/1 डिवाइड बाय m2 माइनस m1, और साथ ही आपका y का क्या हो जाएगा m1/2 माइनस m2/1, सॉरी यहाँ x1 लिखना है, x1 लिखना है, और अपान में m1 माइनस m2। अरे गाइस कैसे हो रहा है m1 m2 या m2 माइनस m1। तो ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। आई होप कि आप ये बात भी आप बड़े आसानी से समझ पाए होंगे। तो गाइस मैंने बाह्य विभाजन का भी एक एग्जांपल ले रखा है। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 1 तथा 3 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ऑप्शन है आपके पास 4, इनमें से कौन सा होगा। आपके पास बाह्य विभाजन का फार्मूला लिखा है, ये क्वेश्चन है, अब आपको वैल्यू पुट कर देना, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। यानी गाइस कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपने बड़े अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया है तो आसान हो जाएगा सब कुछ सॉल्व करना। आइए मैं इसको हल कर देता हूँ, हालांकि आप कर लेंगे अब। तो x इजिकल टू m1 x2, अब यहाँ आपको क्या मान लेना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये आपका क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देना। तो m1 कितना है आपका m1 2 है, और x2 कितना है आपका x2 आपका 3 है, माइनस m2 कितना है m2 आपका 3 है, और m2 3 है, x1 कितना आपका 2 है। बस यहाँ m2 माइनस m1 यानी 2 माइनस
2 माइनस 3। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा इस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ओहो, तब तो कुछ नहीं होगा, ये तो 0 हो गया। y की वैल्यू निकाल लें आप। तो m1 कितना है, m1 2 है। y2 कितना है गाइस, y2 आपका कितना है 5 है। माइनस m2 कितना है, m2 3 है। और y1 कितना है, y1 1 है। डिवाइड बाई 2 माइनस 3। तो बस y इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 3। तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी माइनस, यानी आपका जो p के निर्देशांक आए x y, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना आ गया -7। तो 0 और -7 योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से गाइस हमारे पास मैंने दो चीज़ पढ़ा है आपको, एक डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस मूल बिंदु से और दो पॉइंटों के बीच। दूसरा कंसेप्ट, तीसरा पॉइंट में क्या आ गया कि रेखाखंड को, जो कोई एक रेखाखंड है दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है उसको कोई एक तीसरा पॉइंट जो है तो इंटरसेक्ट करता है, एक बाह्य रूप से करता है और एक अंतः रूप से करता है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूले बता दिए और दिखा भी दिया कि किस किस प्रकार से ये विभाजित होते हैं। तो ये बाह्य विभाजन हो गया और अंतः विभाजन। तो इस प्रकार से गाइस हमारे पास दो कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। आइए एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, पॉइंट नंबर 3। सो गाइस पॉइंट नंबर सी है हमारा उसी का रेखाखंड से संबंधित। मैंने दो चीज़ आपको सिखा दी, एक तो अंतः विभाजित करेगा और दूसरा क्या बाह्य विभाजित। उसी का एक तीसरा पॉइंट बनता है गाइस कि अंतः विभाजित तो होता ही है, साथ ही समद्वि विभाजित होता है। मतलब अंदर तो करेगा ही करेगा, साथ ही पॉइंट जो होगा उसका समान होगा, यानी एकदम मूल बिंदु पर, कहते हैं मध्य बिंदु पर ये विभाजित करेगा, यानी जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी। उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, कहने का मतलब होगा जो m1 और m2 होता था वो 1:1, 1:1 में विभाजित करे, तब हम कैसे निकालेंगे इसका निर्देशांक। तो बड़ा आसान है गाइस, जब भी इसका मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा तो x की वैल्यू आप निकालने के लिए कुछ ना करना है आपको, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y का क्या निकालेंगे, y1 + y2 और डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा निर्देशांक x और y का, यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y का हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो जब क्या होगा गाइस, मध्य बिंदु पर जब ये विभाजित करेगा, कौन सा पॉइंट P, यानी P का जो निर्देशांक होगा यदि वो मूल बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, तो इस रेखाखंड को समान दो भागों में विभाजित करेगा, यानी जो भी रेशियो इधर का होगा वही रेशियो होगा, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ा आसान हो जाएगा। x1 और x2 को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y और y1 और y2 को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल समझना चाहते हो ऐसा समझ लें कि x1 y1 का कोई वैल्यू दे रखा है आपका और इधर आपका दे रखा है 4 और 3, क्लियर, और ये 1:1 में विभाजित करता है, मतलब समान रेशियो में विभाजित करता है। तो कुछ नहीं करना है, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 3.5, क्लियर गाइस, यानी P का निर्देशांक पॉइंट में नहीं आना चाहिए, लगे इसको भी आप 4 बना लो तो आपका पॉइंट में आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं आना चाहिए भाई, दिए हुए निर्देशांक के ऊपर डिपेंड करता है कैसा हमें इनका पॉइंट दे रखा है, तो जैसा आएगा वैसे हम निकालेंगे। तो मैं नहीं रखना चाहता हूँ अभी पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 8, तो 4 आ जाएगा x की वैल्यू, एंड y की क्या हो जाएगी 2 और 3, तो 1 मिनट 5/2 = 2.5 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। है गाइस, पॉइंट नंबर 4 है, 4 कंसेप्ट है हमारा इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही, कि एक क्वेश्चन आया करता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देता है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे देगा, बोलेगा कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष A x1/1 एंड B x2/2 एंड C x3/3 हों, x3/3 हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आपको क्या कह रहा है, एरिया क्या होगा।
एरिया क्या होगा। गाइस याद रखें, जब भी ये सवाल आए तो मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आपके आंसर आएंगे। तो याद रखेंगे, जब भी ऐसा कोई भी सवाल पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, किसी तरह भी पूछ दे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। बड़ा आसान है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ए दे रखा हूँ 0.2 एंड 3, और शीर्ष बी जो है आपका 4 एंड 3, एंड शीर्ष सी 5 एंड -2, ऐसा 3 शीर्ष देगा। वर्टेक्स गाइस, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, यानी एक ट्रायंगल है, इस प्रकार का ट्रायंगल है, और ये ए है, तो ये 2 एंड 3 दे रखा है, बी आपको दे रखा है 4 एंड 3, एंड सी आपको दे रखा है 5 एंड -2। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष गिवन है। तो बोलेगा बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इसका इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि इसके पहले आपने शायद ही कहीं सीखा हो, और साथ ही इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, छोटी सी, लगभग 5 to 6 मिनट की। तो गाइस उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। फिलहाल अभी ये कंसेप्ट को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है तो आपको यहाँ से सिखाता हूँ। तो जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको करना क्या है कि ये तीनों जो पॉइंट हैं उनको आप लिख रखिए ऐसे 2 3, और ये 4 3, और ये आपका 5 एंड -2, और इन तीनों में से किसी एक को जीरो करिए गाइस। किसी एक को क्या करना है आपको, जीरो, चाहे इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, चाहे इसको जीरो कर दीजिए, तीनों में से किसी एक को जीरो करना है। तो आइए मैं इसको जीरो कर देता हूँ। तो ये जीरो कब होगा, जब ये -4 होगा और ये -3 होगा। आई होप कि मेरी बात बिल्कुल आपको क्लियर होती होगी। यस, यानी ये भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा तब जब -4 करेंगे, ये 3 तब जीरो होगा जब ये -3 होगा। जो काम यहाँ करेंगे यही काम यहाँ और यही यहाँ भी करना है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 एंड -3 यहाँ भी करना है आपको, यहाँ -4 एंड -3 यहाँ भी करना है। और एक बात याद रखना, ये तो जीरो हो गया, इन दोनों को जोड़ना है तो ये जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को भी जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा गाइस -5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को लिख लीजिए, यानी -2 0, और आपका हो जाएगा 1 एंड -5। गाइस याद रखें, जब ये 4 पॉइंट आ जाएं आपके, 4 शीर्ष, तो 2 शीर्ष अब बने, इन दोनों शीर्षों के 4 पॉइंट को क्या करना है, अब आपको लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कराना और बीच वाले को 20 से कराना है। तो ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 10, ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, और 2 का डिवाइड कर देना है गाइस। बस माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी एरिया इसका कितना आ जाएगा गाइस 5 स्क्वायर मीटर। हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है तो आप स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 5। गाइस एक बात और याद रखेंगे, यदि यहाँ कहीं आपका निगेटिव आ गया तो निगेटिव इग्नोर करना है, क्योंकि एरिया भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर होगी। याद रखें, जब भी ऐसा सवाल आएगा इस कंसेप्ट से लगाएंगे, बड़ा आसान, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको तीनों शीर्षों को, तीनों वर्टेक्स के पॉइंटों को रखना है, इनमें से किसी एक को जीरो करना है। जीरो करने के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ इसमें काम करेंगे वही पॉइंट यहाँ रखेंगे, वही पॉइंट यहाँ रखेंगे, बस सबको जोड़ देना है। इस वाले को छोड़ देना क्योंकि जीरो हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों को उठा के रखना है, लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई, बीच वाले का 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देना है, जो आएगा वो आपका एरिया आएगा। आई होप कि ये बात आपके एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो गाइज इस तरह के जब भी शीर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी कंसेप्ट का उपयोग करना है और इसी कंसेप्ट के आधार पर आपको लगाना भी है, ताकि आपके समय का भी बचत हो जाए। तो त्रिभुज का जब भी शीर्षों से रिलेटेड कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो आपको इसी सूत्र का उपयोग करते हुए आगे हल करना है। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में और एक बनता है गाइस, इसी में एक और बनता है, जैसे मैंने अभी त्रिभुज का बताया, यदि त्रिभुज की जगह बहुभुज के बारे में दे दे, मतलब बहुभुज का मतलब क्या हो, 3 से मोर देन 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, ऐसे कुछ बना के देता है वर्टेक्स यानी शीर्ष, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान बनाएंगे गाइस।
उसके लिए एक फार्मूला आप याद रख लेंगे, 1/2 मैंने लिख रखा है कि यदि बहुभुज का क्षेत्रफल बोले और उसके शीर्ष दे रखा हो x1/1 x2/2 डैश 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 कहाँ तक xn/n तक। xn/n का मतलब होता है नंबर, ये कोई नंबर है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, जो भी नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। आइए उसी के बिहाफ पे हम इसका एक फार्मूला जनरेट करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बहुभुज का निकालने के लिए एरिया, तो बस इस फार्मूले के लिखेंगे x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2/3 माइनस x3/2। गाइज इस फार्मूले से हम उसको भी निकाल सकते थे, लेकिन उसका कंसेप्ट बड़ा आसान बना दिया क्योंकि 3 ही शीर्ष थे। इसमें बहुभुज है, इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से फार्मूला याद रखना होगा और इस फार्मूले से उसको भी निकाला जा सकता है, याद रखेंगे। तो x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2 माइनस x2/3 माइनस x3/2 प्लस कहाँ तक लास्ट में याद रखना कि x की n रखना है, यानी जो नंबर वहाँ होगा लास्ट वाला, प्लस y1 लिखना है, माइनस x1 लिखना है और y की लास्ट नंबर। बस गाइज इस फार्मूले के बिहाफ पे जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल शीर्ष से संबंधित प्रश्न आएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। आई होप ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए आपको नेक्स्ट कंसेप्ट हम सिखाएंगे। सो गाइज इसी ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने एक नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सम इम्पोर्टेंस पॉइंट इन अ ट्रायंगल, कुछ महत्वपूर्ण त्रिभुजों से संबंधित तथ्य। आइए मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करता हूँ। नंबर पॉइंट फर्स्ट है केंद्रक। नंबर फर्स्ट क्या है गाइस? केंद्रक। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं गाइस? सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। याद रखें, केंद्रक ज्ञात करने के लिए यदि बोल दे और 3 वर्टेक्स यानी शीर्ष दे रखा हो, जैसा कि क्वेश्चन है इसी प्रकार देगा कि कोई 3 वर्टेक्स a x1/1 प्लस b x2/2 एंड वर्टेक्स c x3/3 हो, तो बताइए इसका केंद्रक कितना होगा। तो गाइस बड़ा सिंपल है, इसका भी आप कंसेप्ट ही है। तो जब भी आपको केंद्रक बोले निकालने के लिए तो आपको करना क्या है, केंद्रक के लिए बस सिंपल सा होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय तो ये आपका जो भी पॉइंट देगा, क्लियर। केंद्रक के लिए जो भी आपको निकालना होगा a b c, क्लियर। यहाँ P मान लेते हैं पॉइंट P एंड Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट होंगे तो P/1 प्लस by2 प्लस by3 और डिवाइड बाय 3। तो जब भी आपको केंद्रक ज्ञात करने के लिए बोले तो केंद्रक के जो पॉइंट बनेंगे, जो निर्देशांक बनेंगे, वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पास आपको 3 लिखना है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड Q हो जाएगा by1 प्लस by2 प्लस by3 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके केंद्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कब? जब आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि कोई एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष इतने हैं और इस त्रिभुज के शीर्षकों का केंद्रक क्या होगा, तो बस आपको पॉइंट इस फार्मूले को याद रखना है और इस फार्मूले को याद रखकर तो आपके केंद्रक मिल जाएंगे। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई है। और इसी का सेकंड पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर सेकंड, केंद्रक के बाद आपका क्या बनता है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं गाइस इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। आई होप कि ये बात आपको इन सेंटर के, अब आपको थोड़ा सा हम केंद्र के बारे में नहीं बताया गाइस, आइए मैं केंद्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है ABC। ये केंद्रक क्या होता है गाइस? याद रखें, केंद्रक वह पॉइंट है बीच का जो इन त्रिभुजों के बीचों बीच का बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं या सेंटर कहते हैं। सेंटर आप नाम से ही है, जैसे सेंटर मतलब बीचों बीच का पॉइंट, वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। यानी इसके तीनों शीर्षों के बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है, केंद्रक होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, तीनों के शीर्षों का x को जोड़कर 3 का भाग, y को भी तीनों को जोड़ का भाग,
तो ये जो पॉइंट मिलेगा पी और क्यू का निर्देशांक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका मिल जाएगा केंद्रक। क्या मिल जाएगा गाइस? केंद्रक। आई होप कि ये बात आप एकदम से क्लियर। ये जो मैंने पी और क्यू लिख रखा है गाइस, ये पी क्यू लिखना नहीं है, लेकिन नाम मैंने दे रखा कि ये जो निकलेगा वो क्या होगा, तो पी मान लिए, ये निकले क्या होगा क्यू मान लिए। आई होप कि क्लियर। अब आते हैं इन सेंटर। इन सेंटर या अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है गाइस? तो आइए मैं पहले अंतः केंद्र के बारे में आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, अंतः केंद्र का फार्मूला दिखा। सो गाइस याद रखें, अंतः केंद्र के बारे में बता रहा था मैं कि अंतः केंद्र यानी इन सेंटर एक ट्रायंगल है ए बी सी। मैंने पॉइंट ले रखा है वर्टेक्स x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। याद रखें गाइस कि इन सेंटर यानी अंतः केंद्र होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के कोणों के समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को, यानी बाइसेक्ट एंगल के मीट पॉइंट जहाँ पर बनेगा त्रिभुज के, वो हमारा क्या कहलाएगा गाइस? इन सेंटर कहलाएगा, यानी अंतः केंद्र कहलाएगा। आई होप कि आपको बात क्लियर होगी कि जब भी त्रिभुज का पूछा जाएगा कि अंतः केंद्र क्या है, तो आप अंतः केंद्र हालांकि पूछता नहीं, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट के तौर पर यदि कभी आता है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसके 3 वर्टेक्स में इन त्रिभुज के कोणों के जो बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, इन कोणों को बाइसेक्ट, यानी ये कोण होगा इसका बाइसेक्ट ये गया, इस कोण का बाइसेक्ट ये गया, इस कोण का बाइसेक्ट गया, ये तीनों जहां आपस में मिलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। गाइस याद रखें, इन सेंटर जो होता है हमारा, वो दिखता है आपको केंद्र की तरह है, लेकिन ये होता नहीं है। बिल्कुल आप इसको ये नहीं मानेंगे कि बीच में मिल रहा है मिड पॉइंट पे, नो, वो हमेशा केंद्र ही मिलता है। आइए थोड़ा केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र कैसे बनता है? आप कहेंगे कि ये भी तो ऐसे ही त्रिभुज आपने लाइन खींच दिया है, यहाँ से भी खींच दिया, क्या इन दोनों में अंतर है? तो गाइस याद रखें, ये जो है लाइन हमारी, और ये हमारी लाइन हो गई ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये तीनों ही लाइन हमारी क्या है? मीडियन है। क्या गाइस? मीडियन। मीडियन मतलब मध्यिका है। क्या है? मध्यिका। तो याद रखें केंद्रक कैसे बनेगा? मध्यिकाओं का संगमन बिंदु, यानी ये मध्यिका, ये मध्यिका, ये मध्यिका। किसी त्रिभुज में 3 ही मध्यिकाएं बन सकती हैं मैक्सिमम, तो तीनों मध्यिकाओं का जो मीट पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, वही हमारा सेंट्रोइड कहलाएगा। इन सेंटर कोणों का बाइसेक्ट का पॉइंट जहां पास आपस में मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। आई होप कि अब एकदम से क्लियर होगा। अब बोल दे कि ये 3 वर्टेक्स हैं, इन तीनों का इन सेंटर निकालिए, यानी इस पॉइंट के बारे में बताइए क्या होंगे इसके पॉइंट। इसके लिए क्या है कि बस इसको फार्मूला याद रखेंगे कि ये इसके सामने वाला ए मान लिए कि ये इस लेंथ ए है, इसकी बी है और इसकी सी है। तो इसके लिए निकालेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और डिवाइड बाई a प्लस b प्लस सी। जैसे याद रखें, जब भी आपसे अंतः केंद्र के बारे में पूछे और 3 वर्टेक्स दे रखा हो, बोले कि इसका अंतः केंद्र क्या होगा, अंतः केंद्र का पॉइंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो चीज़ दे ही रखा है, देगा आपको और ये पॉइंट देंगे, तो ये आपको फार्मूला लगा देना है। साथ ही आपको क्या रखना है कि ये वाला केंद्र के लिए लगा देना है। तो a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। आई होप कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं गाइस? अंतः केंद्र। इसका इस तरह से निकाल लेते हैं केंद्रक, और एक होता है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। तो आइए हम परिकेंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो परिकेंद्र देखते हैं गाइस कि परिकेंद्र क्या होता है। तो गाइस मैंने लिख रखा है परिकेंद्र के बारे में कि परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, यदि किसी त्रिभुज के 3 ये वर्टेक्स हों, तो आइए मैं समझता हूँ कि पहले परिकेंद्र होता क्या है गाइस। किसी भी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी एंड सी, और ये आपका x1/1 x2/2 और ये आपका हो गया x3/3, यानी ये 3 वर्टेक्स हो गए, 3 शीर्ष हो गए ए बी सी के,
और कहता है परिकेंद्र, तो परिकेंद्र बता दूंगा इस क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के इफ एनी ट्रायंगल, यानी ये साइडों का जो तीनों का मीट पॉइंट जहाँ पास बनेगा, यानी गैस कहने चाहिए तो मुझे कि भुजाओं के समद्विभाजकों, यानी किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के जो ये भुजा है BC, इसका जो समद्विभाजक है, भुजा का समद्विभाजक यानी समान दो भागों में विभाजित करने वाला ये वाला रेखा। इसी प्रकार इस त्रिभुज की त्रिभुज की इस भुजा का ये पॉइंट, ये लाइन, और इसी त्रिभुज की इस भुजा का ये रेखाखंड जहाँ एक दूसरे को जहाँ पास मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा गाइस, सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं के संगमन बिंदु जहाँ होंगे, भुजाओं के अर्धक, यानी ये अर्धक कहलाएंगे, ये दो समान भागों में विभाजित करता है इसको, इस भुजा को ये लाइन दो समान भागों में विभाजित करता है, इस साइड, इस त्रिभुज की इस साइड को ये भुजा को दो समान भागों में विभाजित करता है। यानी भुजाओं के जो संगमन बिंदु होंगे, भुजाओं अर्धकों के संगमन बिंदु जो होंगे वो हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो पूछेगा कि बताइए इसका पॉइंट क्या है, ये कहाँ पास विभाजित करता है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ा आसान सा फार्मूला इसका भी लिख लेंगे, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और इसी तरह आप बाई का निकाल लेंगे कि y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, परिकेंद्र मिल जाएगा। यानी परिकेंद्र के लिए फार्मूला क्या है, x sin 2a का मतलब क्या गाइस, यहाँ पास एंगल होगा, इन एंगलों को कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ आप sin 2a sin 2b sin 2a डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। आई होप ये बात आपको एकदम से क्लियर होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। परिकेंद्र के बाद एक के और होता है हमारा अर्थो, गाइस लास्ट पॉइंट है इसी का, लंब केंद्र या अर्थो सेंटर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है या ज्योमेट्री में भी है ये। तो पहले आप समझिए कि लंब केंद्र होता क्या है, अर्थो सेंटर। तो याद रखेंगे कि लंबवर्धक यानी एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है गाइस, इस बार याद रखेंगे ये लंब हैं, और लंबवर्धकों का जो ये मीट पॉइंट होगा ये आपका क्या बनेगा, अर्थो सेंटर या लंब केंद्र। एक बार फिर से मैं कन्फ्यूज़न न हो जाए तो मैं रिवाइज कराता हूँ। मध्यिका क्या होती, शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली भुजा क्या होती, मध्यिका होती है जो सामने वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, मध्यिका। फिर मैंने कहा कोणों का संगमन बिंदु, गैस क्लियर हो गया, इन सेंटर। फिर मैंने कहा कि भुजाओं का अर्धकों का संगमन बिंदु, क्या बताया गया इस मैंने अभी जस्ट बताया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र। और ये हमारा है लंब केंद्र। तो एल्टीट्यूड यानी लंब है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इनको जहाँ पास ये आपस में मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थो सेंटर कहलाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस गाइस, बस कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है कि लंब, और ये हमारा कहलाता है अर्थो सेंटर। बस कह रहा है कि यदि लंब केंद्र और किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हो तो बताइए इसका अर्थो सेंटर कैसे बनेगा, कहाँ पास बनेगा और उसका पॉइंट क्या होगा। तो याद रखेंगे इसके, जब भी अर्थो सेंटर के बारे में बात करें तो आपको सेम उसी कंसेप्ट पे और एक फार्मूला हो जाएगा कि x1 tan 2a, बस याद रखें उसमें साइन लिए थे और इसमें क्या ले लेंगे हम, tan, बस इतना सा अंतर है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सॉरी, tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इस, डिवाइड बाई tan a
प्लस tan B प्लस tan C। और सेम अप्रोच इसमें ले लेंगे तो बाई 1 हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा a प्लस बी बाई 2 tan B प्लस बाई 3 tan C और डिवाइड बाई tan A प्लस tan B और प्लस tan C। आई होप कि ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो ये थे गाइस हमारे पास पूरे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, या कि लंबकेंद्र निकालने के लिए, परिकेंद्र निकालने के लिए, या कि आपको केंद्रक निकालने के लिए, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड आउट कर लेंगे। साथ ही ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए मैंने सिखा दिया आपको, साथ ही मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए बताया, और सेक्शन डिवीज़न मेथड आपको फार्मूला में सिखा दिया। और एक और लास्ट बचता गाइज आपका इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप निकालना और रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेखा का समीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आता है, और इसको अच्छे से समझेंगे जिससे आपका एकदम से क्लियर रहे, एग्ज़ाम में कोई भी कंफ्यूज़न न रह जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस एक लास्ट कंसेप्ट है, इसको मैंने लिख रखा है टाइम कम होने की वजह से, कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी एक सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। यानी एक समीकरण जो सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो कितने टाइप से बनता है, किस तरह से बनता है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसके, सारे मैंने बता रखा है। तो जैसा फर्स्ट रूप में सामान्य रूप या जनरल फॉर्म कहलाता है। जनरल फॉर्म मतलब कि एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, उसे एक घातीय भी कहते हैं या जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका सरल रेखा का समीकरण है किसी भी ट्रायंगल पे या किसी भी दो एक्सेस के पॉइंट पे, किसी दो एक्सेस के पॉइंट में यदि एक सरल रेखा का समीकरण होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यदि इसकी प्रवणता या ढाल पूछी जाए तो क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, या इसी को हम क्या कहते हैं सामान्य रूप से ढाल या प्रवणता, दोनों बात एक ही है गाइस, याद रखेंगे। ढाल बोले या प्रवणता या इंग्लिश में स्लोप, तीनों बात एक ही है। तो इसकी ढाल जो होगी माइनस बी अपॉन ए, या इसी को मैं और भी लिख सकता हूँ समान रूप में, बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, प्रवणता है गाइस, एम क्या है, प्रवणता है, यानी ढाल को हम एम बोल रहे हैं, और एम क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। आई होप कि क्लियर होगा, और एक्स एक्सिस पे कटा हो गया हुआ। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइन पैरेलल टू लाइन द एक्स एक्सिस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है गाइस रेखा समीकरण कि जब एक्स अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक ग्राफ के माध्यम से। ये हमारा दो एक्सेस है, यदि कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के समांतर, ये आपका एक्स अक्ष है गाइस, इसके समांतर यदि कोई समीकरण बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, तभी तो इसके पैरेलल होगा।